नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ का माहौल है, खास तौर से पश्चिम एशिया में। ईरान और इजरायल के बीच जारी अघोषित युद्ध ने दुनिया को नई टेंशन दे दी है। 85 साल के ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ऐलान कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो इजरायल पर फिर से हमला किया जाएगा। पिछले मंगलवार को ईरान ने इजरायल पर करीब 25 मिनट में 181 मिसाइलें दागी थी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को तबाह करने की कसम खाई है। दक्षिणी लेबनान के कई हिस्से मिसाइल और रॉकेट की मार से खंडहर में बदल चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच पहले से जंग जारी है। उधर यूक्रेन और रूस के बीच जंग के 954 दिन हो चुके हैं। जिस जंग के हफ्ते भर में खत्म होने की भविष्यवाणी की जा रही थी, वो आखिर क्यों खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक फिलहाल दुनिया में 56 जगहों पर लड़ाई चल रही है, जिसमें से 92 देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध की आग को कौन भड़का रहा है, कौन युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है और क्यों। दुनिया में तनाव और युद्ध के बीच कौन कौन अपना फायदा देख रहा है, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि ईरान और इजरायल के बीच अनडिक्लेयर्ड वॉर अगर डिक्लेयर्ड वॉर में बदल गया तो क्या होगा। अगर इजरायल ने ईरान के तेल कुओं और मिसाइल अड्डों पर मिसाइल दागा तो क्या होगा। ये युद्ध लंबा खिंचा तो दुनिया पर किस तरह का असर पड़ेगा। लेबनान में इजरायल के निशाने पर सिर्फ हिजबुल्ला है या उसकी समुद्री सीमा में मौजूद गैस का भंडार भी। आखिर इजरायल को गोला बारूद कौन दे रहा है, जिससे वो एक साथ हमास और हिजबुल्ला दोनों से लड़ रहा है। दुनिया में लड़ाई लगाकर कौन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम युद्ध के आगे विनाश और पीछे बिजनेस में। दुनिया भर के तेज तर्रार कूटनीतिज्ञों के लिए भी ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि इजरायल और ईरान के बीच लगातार बढ़ रही तनातनी आखिर किस अंजाम तक जाएगी। इजरायल की अत्याधुनिक मिसाइलों के निशाने पर ईरान के कौन कौन से बड़े ठिकाने हो सकते हैं। पश्चिम देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद कराने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऐसे सवालों के जवाब तो अभी भविष्य के गर्भ में है, पर एक बात साफ है कि मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान एक बहुत ताकतवर देश है, जो आज की तारीख में शिया और सुन्नी दोनों को इस्लाम के नाम पर पश्चिम देशों के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में सभ्यताओं के बीच नहीं बल्कि धर्मों के बीच टकराव दिख सकता है। पिछले मंगलवार को आधे घंटे के भीतर ईरान ने इजरायल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया गया। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान की ओर से जिस तरह की घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, उस तरह के एक बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण में करीब $1 मिलियन खर्च होने का अनुमान है। मतलब एक मिसाइल की लागत बैठती है करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए। इस हिसाब से 181 मिसाइलों पर 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च हुआ होगा। इन बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की टेक्नोलॉजी इससे दुगना खर्चीली होगी। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान के इन बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को भांपने और हवा में ही नष्ट करने के लिए इजरायल को अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर तकरीबन $450 मिलियन से भी अधिक खर्च करना हुआ होगा। आधे घंटे से भी कम समय में ईरान और इजरायल ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार इस्तेमाल कर डाले। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर ईरान और इजरायल चाहते क्या हैं। अगर इन दोनों के बीच जंग जारी रहती है तो दुनिया पर किस तरह का साइड इफेक्ट
पड़ने वाला है। खूबसूरत लेबनान जंग का मैदान बना हुआ है। इजराइल के मिसाइलें और रॉकेट इस मुल्क के दक्षिण हिस्से में कभी भी दनादन बरसने लगती। इजरायली बमबारी में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। उसके बाद एक एक कर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स का खात्मा जारी है। लेबनान के लिए हिजबुल्लाह एक राजनीतिक संगठन है जिसके सिर पर ईरान का हाथ है। वही पश्चिमी देश हिजबुल्लाह को चरमपंथी संगठन मानते हैं। हिजबुल्लाह दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस संगठन है जिसके तरकश में 200 से 300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। ईरान ने इसी मंगलवार को हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। इजराइल भी पलटवार का ऐलान कर चुका है। ईरान और इजराइल के बीच जारी अघोषित युद्ध में दुनिया मोटे तौर पर दो हिस्सों में बंटती दिख रही है। एक इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत दूसरे पश्चिमी देश दिख रहे हैं। दूसरी ओर ईरान को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का साथ मिलता दिख रहा है जिसकी छतरी तले सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई और कुवैत खड़े। दरअसल ईरान ने लेबनान और फिलिस्तीन मुद्दे पर दुनिया के मुसलमानों से एक होने की अपील की है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य इजराइल के साथ डायरेक्ट वार में तो नहीं उतरना चाहते, लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन मुस्लिम देशों की मजबूरी है। लेकिन ईरान और इजराइल में तनातनी की असली वजह कुछ और बताई जा रही है। ये बात है गाजा युद्ध शुरू होने से पहले की, 7 अक्टूबर एक साल की नहीं, ये उससे पहले की वर्षों से चल रहा है। इजराइल वार्निंग दे रहा है कि ईरान को वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान बहुत निकट आ गया है कम से कम यूरेनियम फ्यूल के लिए, जो कि बम में इस्तेमाल हो सकता है। अब वो फ्यूल जो बम में इस्तेमाल हो, उसकी बाकी इंजीनियरिंग, मिसाइल वगैरह कैसे फेंका जाए, वो अलग बात है। तो इजराइल का अब जो चल रहा है वो एम है जाकर के रुकेगा जो ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी और उसकी स्टोरेज जो है यूरेनियम, उसको ध्वस्त करके। ईरान इस समय कमिटेड है। कई बार उनके नेताओं ने कहा कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। इजराइल ने ये कभी नहीं कहा है। और ये जो हिजबुल्लाह है, इसके संविधान में है डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल। तो जब ये चीजें हैं और आप प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं इजराइल के साथ, डायरेक्टली नहीं जा रहे, तो ठीक था। लेकिन अब आप डायरेक्टली आ रहे हैं और अब मेरा मानना है अगले 3 या 4 दिन में आप देखेंगे कि इजराइल ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको ध्वस्त कर देगा। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी लंबा खिंचने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में गाहे बगाहे घातक मिसाइलें दोनों ओर से कभी भी दागी जा सकती हैं, जिनसे शहरों के कब्रिस्तान में बदलने का खतरा बना रहेगा। ईरान के युद्ध में उतरने का सबसे अधिक असर कच्चे तेल के बाजार पर पड़ने की आशंका है। युद्ध होता है तो जो हमारी 70-80% जो डिपेंडेंसी ऑयल और गैस की है उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में वहां से आ रहे हैं उस पर पड़ेगा। हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां उन पर भी फर्क पड़ सकता है। उसके अलावा ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि $8 लगभग 70 से $78 2 दिन के अंदर ही हो गई है जब ईरान ने वहां इजराइल के ऊपर अटैक किया। दुनिया में ईरान तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है और अपने तेल उत्पादन का आधा निर्यात करता है। ऐसे में अगर इजराइल की मिसाइलें ईरान के तेल कुओं को निशाना बनाती हैं तो दुनिया के कच्चा तेल बाजार के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। भारत अपनी जरूरत का 70% तेल खाड़ी देशों से मंगाता है। इतना ही नहीं, खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच तनाव ने खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सांसें फुला रखी है। भारत का तो
पश्चिम एशिया में बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ पर वो रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, काम करते हैं, हर स्तर पर काम करते हैं। तो उनको भी बड़े इस समय जो है ईरान हुआ या इजराइल हुआ या और भी जो देश हैं उनमें सब में उनमें काफी चिंता का विषय बना हुआ है। और भारत ने कोशिश करी है कि किसी तरीके से वो पूरी सावधानी बरतें, जो भी सरकार वहाँ की कहती है उसको ध्यान में रखकर काम करा जाए। ईरान इजराइल की दुश्मनी पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। अगर इस युद्ध में अमेरिका भी कूद गया या इजराइल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा हो गया तो युद्ध का लंबा खिंचना तय है, जिसमें ईरान मुस्लिम वर्ल्ड के दूसरे देशों को अपने साथ इस्लाम के नाम पर जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर 110 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी थी। करीब साल भर पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इजराइल के सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद से गाजा पट्टी और दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हमला लगातार जारी है। पिछले साल भर से इजराइल और हमास लड़ रहे हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद भी इजराइल का इंतकाम जारी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल का हमला दिनों दिन तेज होता जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और यमन में हूती लड़ाकों को हथियार और ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से कम है, पर वो कई मोर्चों पर इतनी बड़ी जंग कैसे लड़ रहा है? उसे आधुनिक हथियार, फाइटर जेट और मिसाइलें कौन दे रहा है? इजराइल को हथियारों की सबसे बड़ी सप्लाई अमेरिका से मिल रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर इटली है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 954 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन भी रूस के सामने इसलिए मजबूती से डटा हुआ है क्योंकि उसे अमेरिका और दूसरे पश्चिम देशों में हथियारों का भरपूर सप्लाई मिल रही है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन को $175 बिलियन की मदद दे चुका है, जिसमें $106 बिलियन सीधे यूक्रेन सरकार को गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी मदद में से $69.8 बिलियन हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान के तौर पर दिया गया। ऐसे में हिसाब लगाइए कि दुनिया में विनाश की स्क्रिप्ट तैयार कर बिजनेस को आगे बढ़ाने का खेल किस तरह से चल रहा है। पिछले साल हमास और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध में अब तक गाजा पट्टी में 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ईरान समर्थित हमास, हिजबुल्लाह और हूती लड़ाकों को हथियार मिलने के कई स्रोत हैं। इनके पास अमेरिका में बने अत्याधुनिक हथियारों के मौजूदगी की भी खबरें आती रहती हैं। कहा जाता है कि टर्की और अमेरिका की तरफ से भी सुन्नी जितने भी वो ताकतें हैं उनको मदद मिलती रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इनको हथियार जहां से आते हैं मल्टीपल सोर्सेज हैं। एक तो सोर्स है डेफिनेटली यस इरानियन टेक्नोलॉजी। ईरान देता है, वेपन्स भी देता है, टेक्नोलॉजी भी देता है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के कुछ वेपन्स स्मगल होके आ जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सोर्स है अफगानिस्तान, जहां पर अमेरिका अपने वेपन्स छोड़ गई तालिबान को। वहां से स्मगलिंग, खरीद, ब्लैक मार्केट, वेपन्स आते हैं। उसके अलावा यूक्रेन में जो वेपन्स आ रहे हैं उनमें से भी कुछ कई बार ब्लैक मार्केट पे आ जा रहे हैं, जो कि अमेरिकन वेपन्स हैं। अफगानिस्तान से भी अमेरिकन वेपन्स है। मतलब हथियार चाहे सीधे सरकारों द्वारा पकड़ाए जाएं या फिर तस्करी के जरिए पहुंचाए जाएं, सीधा फायदा तो हथियार बनाने वाली कंपनियों को ही होता है। इसी तरह आकार और आबादी में छोटे इजराइल ने भी अपनी फायर पावर से दुनिया को हैरान कर दिया।
सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच इजराइल के कुल हथियार आयात में अमेरिका की 69% हिस्सेदारी थी। 10 साल के बाद हुए एक समझौते के तहत अमेरिका से इजराइल को सालाना 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर सैन्य सहायता दी जाती है। पिछले साल हमास के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल को हजारों गाइडेड बम और मिसाइलों की सप्लाई की थी। दूसरे नंबर पर इजराइल को हथियारों की सप्लाई जर्मनी से मिलती है। पिछले साल जर्मनी ने इजराइल को 361 मिलियन डॉलर के हथियार दिए। तो साल 2022 में इजराइल ने 3 एडवांस सबमरीन की खरीदारी के लिए जर्मनी से 3.3 बिलियन डॉलर की डील सील की। इटली और ब्रिटेन से भी इजराइल को भारी तादाद में सैन्य साजो सामान मिले। 1980 के दशक से ही इजराइल में अमेरिका का हथियार डिपो है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को रिजर्व भंडार से 155 mm तोप के करीब 3 लाख गोलों की सप्लाई की थी। अब यह समझना भी जरूरी है कि यूक्रेन जैसे मुल्क रूस जैसी महाशक्ति के सामने 950 से अधिक दिनों से खड़ा कैसे है। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक 30 जून 2024 तक यूक्रेन को अमेरिका से 55.5 बिलियन डॉलर, जर्मनी से 11 बिलियन डॉलर, यूके से 9.6 बिलियन डॉलर, डेनमार्क से 6.9 बिलियन डॉलर, नीदरलैंड से 4.7 बिलियन डॉलर, स्वीडन से 4.2 बिलियन डॉलर, फ्रांस से 3.3 बिलियन डॉलर, पोलैंड से 3.2 बिलियन डॉलर, फिनलैंड से 2.4 बिलियन डॉलर, कनाडा से 2.2 बिलियन डॉलर के हथियार और सैन्य साजो सामान की मदद मिली है। ये जो 2 कॉन्फ्लिक्ट हैं सर, इजराइल और ईरान का और दूसरी तरफ से यूक्रेन और रूस का, ये अमेरिका के हित में नहीं है कि ये खत्म हो जाए। तब जब तक ये चलेगा अमेरिका की इकोनॉमी को उसकी आर्म्स इंडस्ट्री ड्राइव करेगी। अगर वो खत्म हो गया जंग तो फिर कहीं और इनको ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पे जंग शुरू करते हैं, म्यांमार में कर सकते हैं या इधर बांग्लादेश में कर सकते हैं। कहाँ पे जंग शुरू करें ताकि हमारे हथियार बिकते रहें। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में तनाव और युद्ध की वजह से हथियार बनाने वाली कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में हथियार बनाने वाली टॉप 5 कंपनी में से 4 अमेरिका की हैं। सवाल ये भी उठता है कि कहीं चरमपंथियों को गुप्त तरीके से हथियार पकड़ाकर हथियार कंपनियों के लिए बाजार पैदा करने की कोशिश तो नहीं होती रही है, क्योंकि वॉर हो या प्रॉक्सी वॉर, दोनों स्थिति में हथियारों की मांग बढ़ती रही है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के मुताबिक हिंसा की वजह से पिछले साल ग्लोबल इकोनॉमी को 19.1 ट्रिलियन का झटका लगा। अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम बैठती है $2,380, मतलब करीब 1,97,000 रुपए, जबकि दुनिया में पीस बिल्डिंग से लेकर पीस कीपिंग मिशन पर खर्च हुए करीब $49.6 बिलियन, जो सैन्य खर्च का 0.5% से थोड़ा अधिक है। युद्ध और तनाव की वजह से दुनिया में हथियार जमा करने की रेस जारी है। हथियारों की मंडी में सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की रक्षा कंपनियों के मुनाफे में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार ने साल 2023 में सीधे तौर पर $81 बिलियन की हथियारों की डील की, जो 2022 की तुलना में 56% अधिक है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में हथियारों की खरीद बिक्री और मांग एकाएक बढ़ गई। साल 2023 में दुनिया में हथियारों का कारोबार $2,443 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल यानी 2022 से 6.8% अधिक है। अमेरिका ने रिकॉर्ड $238 बिलियन के हथियार बेचे, जिसमें $81 बिलियन की डील अमेरिकी सरकार ने की, जो 2022 की तुलना में
56% अधिक रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री वॉर्स में प्रॉफिट कमाती है, और अमेरिका की वॉर्स इसीलिए भी चलती रहती हैं कई बार क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो लॉबी करती है कि वॉर चले। अब यूक्रेन वॉर जो है इसमें यस डिफेंस इंडस्ट्री कमा रही है। अमेरिका जो यूक्रेन को वेपन्स दे रहा है, अभी तक करीब $50 बिलियन का शायद मिलिट्री वेपन्स दे चुका है, वो सारे के सारे सप्लाई तो डिफेंस कंपनियां कर रही हैं ना। आजकल की 2024 में जो हथियारों का आदान प्रदान होता है, जो उसकी ट्रेड होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो $1 ट्रिलियन के इर्द गिर्द है। 1 ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हथियारों का अमेरिका है। यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड ने अपाचे हेलीकॉप्टर और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम समेत कई दूसरे हथियारों की डील की। जर्मनी ने चिनूक हेलीकॉप्टर तो बुल्गारिया ने स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी। नॉर्वे ने मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर की डील की तो चेक गणराज्य ने F-35 जेट और दूसरे सैन्य साजो सामान खरीदा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में भी हथियार जमा करने की ओर बढ़ी है। 3 साल में पहली बार यूरोप में हथियारों की खरीद में 13% की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह यूरोप और एशिया में भी युद्ध का खतरा दिखाते हुए अमेरिका हथियारों की मंडी सजाए हुए है। चाइना और ताइवान में तनातनी के बीच अमेरिका पिछले 2 साल में ताइवान को 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हथियार बेच चुका है। आज की तारीख में हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका है। दुनिया की आर्म्स डील में अमेरिका की 42%, फ्रांस की 11%, रूस की 11%, चीन की 5.8%, जर्मनी की 5.6%, इटली की 4.3%, ब्रिटेन की 3.7%, स्पेन की 2.7%, इजराइल की 2.4% हिस्सेदारी है। तो हम ये देख रहे हैं कि यूएसए की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो आर्म्स एम्युनिशन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उनके जो मार्केट में जो स्टॉक हैं वो सब बहुत हाई हुए हैं। ऐसे में दुनिया भर में तनाव और युद्ध की स्थिति में हथियार और सैन्य साजो सामान बनाने वाली कंपनियों का बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में मुल्क की कंपनियों के कारोबार को बढ़ाने के लिए कूटनीतिक दांव-पेच भी कभी खुलकर तो कभी पर्दे के पीछे से आजमाए जाते रहे। अमेरिका हमेशा से दूसरों के झगड़े में अपना मतलब साधता रहा है, कभी लोकतंत्र के नाम पर तो कभी आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, कभी साम्यवादी ताकतों को रोकने के नाम पर तो कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी सुरक्षा देने के नाम पर अमेरिकी हथियारों की मंडी सजती रही है। दुनिया के कई हिस्सों में भय और टेंशन का माहौल बनाकर हथियारों की रेस को तेज करने का काम भी हुआ है, जिस पर बड़ी चतुराई से सहयोग, दोस्ती और कूटनीति का मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है। ईरान इजराइल युद्ध, इजराइल हमास और यूक्रेन रूस युद्ध, मुस्लिम वर्ल्ड में हलचल, यूरोपीय देशों का अमेरिकी सुरक्षा तंत्र से भरोसा उठना, ऐसे भय और असुरक्षा के माहौल में ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने के लिए मजबूर हैं। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसी स्थितियों का फायदा समय समय पर महाशक्तियों ने उठाया है। तनाव और युद्ध के बीच हथियारों की ऐसी रेस शुरू हुई जिसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका और रूस को हुआ। पहले विश्व युद्ध से अब तक अमेरिका जब भी आर्थिक संकट की ओर बढ़ा, उसे उबारने में किसी न किसी युद्ध ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया। उसने जंग में शामिल मुल्कों को हथियार से लेकर राशन सप्लाई में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जिसने विश्व युद्ध में भी मुनाफा कमाया। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी का मुनाफा 10 गुना तक रहा है। बाद में यूरोप में फैक्ट्रियों के शटर गिरे और अमेरिकी जमीन पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी होने लगी। अमेरिका की आर्थिक ताकत में गजब बढ़ोतरी हुई। ऐसे में अमेरिका की समझ में युद्ध का फायदा
संभवतः पहली बार आया। दूसरे विश्व युद्ध की आहट को भांपते हुए अमेरिका ने हथियारों की बड़ी मंडी भी सजा दी। हथियार बेचकर अमेरिका ने मोटी कमाई की और एक तरह से दुनिया का चौधरी बन गया। उस दौर में दुनिया में दो विचारधाराएं तेजी से फैल रही थी। पहली, लोकतांत्रिक पूंजीवाद, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था। दूसरी, साम्यवाद, जिसकी अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था। तेजी से बदलते विश्व व्यवस्था में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए विचारधारा का लबादा ओढ़े अमेरिका और सोवियत रूस दांव पेच चल रहे थे, जो आगे चलकर कोल्ड वॉर में तब्दील हो गया। महाशक्तियों के वर्चस्व की इस लड़ाई में पिस रहे थे छोटे छोटे देश। दुनिया में तेल की बढ़ती मांग को देखते हुए अमेरिका ने अरब वर्ल्ड में तेल के कुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जे का प्लान बनाया। ऐसे में अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी और डॉलर में तेल कारोबार करने के लिए तैयार कर लिया। इससे अमेरिका बहुत ही तेजी से आर्थिक तरक्की की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच गया। अरब वर्ल्ड में अमेरिका ने कठपुतली तानाशाहों को खड़ा किया और जो भी मर्जी के खिलाफ जाने की हिमाकत करता उसे जड़ से उखाड़ फेंकता। अमेरिका ने अपने वर्चस्व में बढ़ोतरी के लिए सैन्य समझौते किए और दुनिया भर में मिलिट्री बेस बनाए। आज की तारीख में दुनिया में अमेरिका के 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। कभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस की सेना को रोकने के लिए अलकायदा को हथियार और डॉलर थमाए, तालिबान को खड़ा किया। उसी अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड सेंटर पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर हथियारों की मंडी सजाई। इराक के युद्ध के दौरान अरब वर्ल्ड में असुरक्षा का एक अजीब सा माहौल बना, जिसमें छोटे बड़े मुल्कों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला चुना और महाशक्तियों से हथियारों की डील की। इसमें भी अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों की 5 उंगलियां घी में रही। अमेरिकी कूटनीति की कीमत अरब वर्ल्ड समेत दुनिया के कई छोटे बड़े देश चुका रहे हैं। बहुत हद तक महाशक्तियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें छोटे छोटे देश अपना पेट काट कर हथियार खरीदने के लिए मजबूर हैं। तो हथियार बेचकर अमेरिका जैसी महाशक्तियां अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हैं। अगर ईरान और इजराइल के बीच अघोषित युद्ध लंबा खिंचता है या फुल स्केल वॉर में बदल जाता है, तो इसका असर दुनिया के बड़े हिस्से पर पड़ना तय है। शेयर बाजार और तेल बाजार पर असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। ईरान का भूगोल कुछ ऐसा है कि महाशक्तियों के लिए तेहरान तक पहुंचना आग का दरिया पार करने जैसा है। ऐसे में जंग लंबी खिंचनी तय है। दूसरी ओर ईरान को हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे हथियारबंद गुटों को आगे करने में भी महारत हासिल है। ऐसे में अगर प्रॉक्सी वॉर का खेल चला तो हथियारों की रेस बढ़नी तय है। अलकायदा और आईसिस को पीछे से मदद का अंजाम दुनिया देख चुकी है। मुस्लिम वर्ल्ड में भी रिश्ते नए सिरे से परिभाषित होंगे, क्योंकि ईरान इस्लाम के नाम पर शिया और सुन्नी सभी को पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर दुनिया में टकराव के चांस बढ़ गए हैं। अमेरिका भी अपना मतलब साधने के लिए आतंकियों और कट्टरपंथियों को हथियार पकड़ाता रहा है। तनाव और युद्ध के खतरे के बीच पश्चिमी देशों को एशिया और यूरोप में हथियारों का नया बाजार और खरीदार मिलेंगे, जिसका फायदा दुनिया की हथियार बनाने वाली दिग्गज कंपनियों को मिलना तय है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति के लिए बना संयुक्त राष्ट्र हाल के वर्षों में युद्ध रोकने में नाकाम रहा है। दुख की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव के लिए महाशक्तियां तैयार नहीं हैं। ऐसे में दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए एक ईमानदार इरादा और बुलंद सोच की जरूरत है। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।